पिछले विगत 5 सालों में फतेहपुर सीकरी में कितना हुआ है विकास और क्या है यहाँ की जनता के सवाल, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में किसी ने खूब कहा है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर गुजरता है। पिछले कई महीनों से जिस तरीके की कवायद हमने तमाम विपक्षी पार्टियों की देखी है, जानेंगे कि विपक्ष कितना मजबूत हुआ है और साथ ही अपने फतेह किए हुए उत्तर प्रदेश को किले को बचाने के लिए बीजेपी कितनी तैयार है। इस सत्र में बात करेंगे जिसका नाम है यूपी की राजनीति और 2022 में बीजेपी का एजेंडा। सत्र का संचालन करेंगे हमारे चैनल हैंड अरविंद चतुर्वेदी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सरमंच पर आइए। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। ओवर टू यू अरविंद सर। प्लीज आइए बेबी रानी जी। आपका इंडिया न्यूज फतेहपुर सीकरी अधिवेशन में बहुत स्वागत करता है। और मैं समझता हूं कि महिला शक्ति की इस समय सभी लोग बात कर रहे हैं और महिलाओं से बड़ी अपेक्षा लगा रखी है पॉलिटिकल पार्टीज ने। सबको लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है। अभी हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। आपके पॉलिटिकल कैरियर को मैं पढ़ रहा था, वैसे क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो बहुत लंबा समय आपने राजनीति में अपना दिया है। एक कार्यकर्ता के तौर पे आपने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम तक आप पहुंची हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़े लक्ष्य के साथ 2022 के चुनाव में जा रही है, वो लक्ष्य कैसे हासिल होता हुआ देख रही हैं? बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश लाया गया, जगह जगह आपकी यात्राएं हो रही हैं, कैसे देखती हैं आप? देखिए, 2022 का चुनाव आ ही गया है जी। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ तैयार है और हम 2022 का चुनाव जीतेंगे। जैसा आपने कहा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम जी 2022 का, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमें अपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो योजनाएं, खासकर जब आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जितना कार्य किया है महिला सशक्तिकरण पर अभी तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने महिला की उस पीड़ा को समझा, चाहे वो ग्रामीण की हो, चाहे हमारी शहर में उन गलियों में रहने वाली हो, चाहे वो गरीब है, दलित है, किसी भी समाज की है। उनको उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना का एक तोहफा देके उनकी समय को भी बचाया है और उनकी जो धुएं से परेशानियां होती थी, कई तरह की बीमारियां, वो भी समाप्त हुई। इसके साथ साथ उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बड़ा आंदोलन है ये। हमारे यहाँ बेटी को पराये धन के रूप में देखा जाता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा बेटी भी उतनी ही सशक्त और इतनी ही माता पिता के लिए मूल्यवान है जितना बेटा। तो बेटी को क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएं? मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी आगरा की मेयर बनी। और जैसा आपने एक बात और कही कि प्रियंका कहती हैं कि मैं लड़की हूँ क्यों नहीं लड़ सकती, तो मैं भी लड़की हूँ। मैं आगरा की मेयर बनी, मैं उत्तराखंड की गवर्नर बनी, मैंने 2007 में चुनाव भी लड़ा। ये कहना वो अपनी कमजोरी को कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि मैं लड़ सकती हूँ। अरे महिला तो शक्ति है, वो किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी आंदोलन में तो लड़ने के लिए बनी है ना? अगर राजनीति में आए हैं तो लड़ने के लिए ही है हम लोग तो नहीं। और कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र आपने देखा होगा जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम 40% जो है महिलाओं को ही रोजगार देंगे, हम उनको मोबाइल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, है ना, और नौकरियों में हम उनको आरक्षण देंगे। तो ये सारी जो बड़ी घोषणा है, आपको उससे लगता है कि महिलाएं प्रभावित नहीं होंगी या लड़कियां प्रभावित नहीं होंगी? मुझे नहीं पता कितनी प्रभावित होंगी। उनके नाना जी का राज बहुत दिन तक रहा, पंडित नेहरू जी का जी, फिर इंदिरा गांधी जी का भी रहा। तो उस जमाने का भी आकलन आप लोगों को करना चाहिए कि कितनी महिलाओं को उन्होंने सुविधाएं दी और वो कितना आगे बढ़ी। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। अच्छा। और मैं
उत्तराखंड की गवर्नर के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही इतनी हिम्मत है कि महिला को कहां से कहां पहुंचा सकती है। और जो भी कार्य देख रहे हैं, बबीता जी बैठी हैं हमारे साथ, वो भी हमारी वरिष्ठ नेता है, ब्रज क्षेत्र देख रही हैं। और भी अन्य बहने हैं हमारे, रविकांत जी बैठे हैं, वो भी व्यापारियों के नेता। गर्ग जी, हाँ, वो भी हमारे नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, मतलब भाई आपने पुरुषों को हटा दिया, बोले तुम नहीं, लोग नहीं, हटो इधर। नहीं, आप उनकी जब चर्चा करेंगे तो मैं उनकी नहीं, मैं तो बात चर्चा तो करूंगी। भाई हम लोग तो चर्चा तो दोनों करेंगे, लेकिन हाँ भाई, महिलाओं के हाथ में ही शक्ति है, तो हम लोग शक्ति के पीछे हैं और क्या। नहीं नहीं, महिला तो देखिए शक्ति है जी, और आदिकाल से शक्ति के रूप में जी पूजी हाँ, भी जी जा हाँ, रही है। जी हाँ। तो हम जिस स्थान पर हैं, जिस दायित्व पर हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, उसका निर्वहन हमें ईमानदारी से और अपनी सत्यनिष्ठा से करते रहना चाहिए। आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। मुझे ये बताइए बेबी जी कि मायावती की राजनीति को आपने बड़ा नजदीक से देखा है। मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि मायावती जी ने जब राजनीति अपनी शुरू की तो उसमें आपको लग रहा था कि नहीं, वो दलितों के लिए काम कर रही हैं और दलितों के लिए उन्होंने काम किया भी। अभी आपको क्या लगता है कि मायावती का कोई अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में या नहीं है? और आपसे भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अपेक्षाएं कर रखी हैं, आपके जो दौरे हो रहे हैं उस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके अलावा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बहुत बड़ा लक्ष्य है, आप उसमें बहुत बड़ी केंद्र बिंदु हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो दोनों सवाल मैंने पूछे उसका उत्तर आप दीजिए मुझे। देखिए, मायावती एक दलित नेता के रूप में उभरी जी, और दलित समाज थोड़ा सा उपेक्षित रहा कांग्रेस की सरकार में। उन्हें बड़ी आशा थी कि अब हमारे समाज की कोई बहन आगे आई है और मुख्यमंत्री बनी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया जी। तो समाज को बहुत अपेक्षा थी, लेकिन जो समाज को भरोसा था, जो अपेक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं उनको पूरी नहीं लगी और वो अब जाके बिखर गया है। जितनी जगह मैं जा रही हूँ वो यही कहते हैं कि बहन जी से हमें बड़ी अपेक्षाएं थी, हमारे लिए उन्होंने इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। हम अब आपको देखना चाहते हैं उस रूप में, आप हमारी आवाज बनिए, हमारे साथ खड़ी होइए। मतलब मायावती का विकल्प बेबी रानी मौर्य हैं? विकल्प के रूप में मैं अपने को नहीं देखती आगे हूँ, हैं। मैं तो नहीं, मैं सेवा के रूप में देखती हूँ। अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया है, पार्टी ने मौका दिया है, तो मैं उस समाज के लिए कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो भविष्य में किस रूप में आप देखती हैं? आप हर व्यक्ति का देखिए लक्ष्य होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं, उस लक्ष्य को वो पूरा करे, समय समय पे कसौटी पे उसको कसता भी है, अपना इम्तिहान भी लेता है, अपनी सामर्थ्य भी देखता है। बेबी रानी मौर्य भविष्य कहाँ देखती हैं? देखिए, मेरा भविष्य तो उस दलित पिछड़े गरीब समाज में दिखाई देता है। अगर वो उठ खड़े हुए, वो मतलब जो हमारी समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए और वहां वो खुश नजर आए तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बस मेरा अभी इतना ही सोच है। अभी आगे का सोच नहीं रही है। आगे का सोच नहीं रही, या बता नहीं रही है? नहीं, जो पार्टी का आदेश होता है वो हम कार्यकर्ताओं को मानना होता है। अच्छा, जो पार्टी ने कह दिया वही करना है। बिल्कुल, अब मानना चाहिए हमें। अच्छा, सबको मानना आपको कभी लगता नहीं था जब आप शुरुआत में पॉलिटिक्स कर रही थी, मायावती उस समय पीक पे थी, आपको लगता नहीं था कि कभी कभी आपको मैंने कभी मायावती जी को समझाने फोकस की नहीं माना अपना। मैंने मायावती जी के कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्या करेंगी नहीं करेंगी। मेरा लक्ष्य तय था कि मुझे दलित और गरीब और पिछड़ों के लिए कार्य करना है। काशीराम जी के बारे में क्या मैं सोचती करती हैं? रही। काशीराम जी के आंदोलन के बारे में, दलितों को काशीराम जी को लेके, काशीराम जी ने जो पार्टी की को ऑर्गेनाइज किया, बाम से बनाया और उसके बाद दलित मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया, बाद में उन्होंने मायावती को लाने का काम किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि काशीराम जी को आप किस तरह से देखती हैं, खासतौर पे दलित राजनीति में उनकी भूमिका जो है? उन्होंने एक महिला को आगे बढ़ाने का काम किया, इससे ज्यादा मैंने काशीराम जी के बारे में नहीं जाना। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को बहुत पढ़ती थी, मैं पंडित दीनदयाल जी के बहुत पढ़ा मैंने, और मैंने उन दोनों के जब विचारों को जाना तो मुझे एक ये लगा कि उन दोनों के विचार एक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठा है उसे आगे लाना चाहते थे। भीमराव अंबेडकर का भी लक्ष्य वही था
कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, गरीब है, उसको हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ें। मैं उन दोनों के विचारों को समाहित करते हुए मैंने अपना लक्ष्य वहां बनाया और वो ये दिमाग में रखा कि मैं इन दोनों के विचारों को लेके आगे चलूंगी और उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करूंगी। आजकल चंद्रशेखर रावण की बड़ी चर्चा हो रही है। आजकल युवा जो है उनसे जुड़ना चाहता है, उनके विचारों को सुनने जा रहा है। आपको लगता है कि सही ट्रैक पे चल रहे हैं चंद्रशेखर रावण? मैं कुछ नहीं कहती उनके बारे में। मैंने पश्चिम के बहुत दौरे किए हैं, कोई उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। अच्छा, नहीं, अच्छा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि भाई चंद्रशेखर रावण जो है अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं, वहां के पार्टी का नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे। वो समाज जागरूक हो गया है। समाज को जहाँ लगेगा कि यहाँ मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है, हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो केवल वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि बेबी रानी मौर्य भी दलित समाज से आती है और उसको उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, तो वो लोग समझ नहीं। मतलब मायावती, चंद्रशेखर, इन लोग का कोई मतलब हम है नहीं नहीं समझते कुछ। हम अपनी पार्टी लाइन पे कार्य करेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, अब हम लोग आगरा ब्रज क्षेत्र पे और उसके बाद फिर प्रदेश पे आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 9 विधानसभा की सीटें आपकी आगरा में हैं। कितनी सीटें आपकी हैं? 9 की 9? 9 की 9 हमारी है। नहीं, वो तो लेकिन अभी क्या होगा 2022 में, क्या होगा? सब देखिए, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि अभी हम जितने भी कार्य करेंगे वो मतलब जनहित में करेंगे, तो फिर से 9 सीटें जीतेंगे। 9 सीटें एकदम जीतेंगी। और आप लोग नारा दे रहे हैं कि अब की बार फिर 300 पार। बिल्कुल हैं? और अखिलेश जी ने नारा दे दिया अब की बार हम 400 पार। ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात करें। वो 400 पार कर जाए तो और भी अच्छा है। उन्होंने 3 खाली छोड़ दिए बस। हम लोग तो जहां तक जा सकते हैं वहीं तक की बात करेंगे। अखिलेश यादव का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है हम लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करती है, जो सही होता है वही करती है। अब वो उनको लगता है कि सरकारी एजेंसियां अगर पार्टी के कहने पे काम कर रही, तो ये उनकी सोच है। कोई सरकारी एजेंसी पार्टी के कहने पे कार्य नहीं करती है। उनके जो नियम कानून होते हैं उनके अनुसार ही कार्य करती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव के साथ। आपको क्या लगता है कि ये कितना प्रभावित करेगा भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने शानदार जीत हासिल की थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और इस बार जिस तरीके से अभी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की एक सभा हुई थी, उसमें बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। मैंने अखिलेश यादव से पूछा भी था कि क्या भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा? ये बड़ा सवाल है, ये तो हमें चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन भीड़ तो आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जी देखिए, भीड़ होना अलग बात है। जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी को समर्पित होते हैं, वो आए अगर उस रैलियों में, तो अलग विषय होता है। अभी आपने एटा में हमारी रैली देखी, नड्डा जी आए थे। हमारे लगभग 30,000 बूथ अध्यक्ष थे, उसमें कोई भीड़ नहीं थी। वो जो हमारे बूथ पे कार्य कर रहा है कार्यकर्ता वो थे, इसके अलावा संगठन के लोग थे। तो हमारे तो ऐसा ठोस कार्यकर्ता है, ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के। अगर वो उस तरह की भीड़ जुटाएं तो हमारी बात समझ में आती है। भीड़ तो कोई भी जुटा लेगा। विवेकानंद जी, कार्यकर्ता तो सब आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता कह रहे थे 5 साल में जो है उनकी सुनी नहीं गई, उनकी देखी नहीं गई। बड़े लोग नाराज भी थे। आपसे भी कितनी सारी शिकायतें हुई होंगी। खैर, मंच पे तो बात आप नहीं बताएंगी जी। सब अच्छा ही अच्छा कहेंगी, लेकिन नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि वाकई क्या सब कुछ सब ठीक है? क्योंकि मैं भी हजारों लोगों से मिलता रहता हूँ। जी जी, ऐसा है। अब कार्यकर्ताओं की जो 100% बातें वो तो पूरी नहीं हो सकती। वो तो किसी की नहीं होती। वो तो नेता की भी नहीं होती। होने लायक होती है, वो मैं भी करती हूँ आगरा में कार्य। मुझे पता है कि कार्यकर्ताओं के कार्य होते हैं, लेकिन जितनी उन्हें अपेक्षा शायद नहीं हो पाते हो। लेकिन पार्टी की बुराई कोई नहीं करता। बुराई बेचारा करके जाएगा कहाँ? अब फिर तो कार्य तो होते ही रहेंगे। उन्हें लग रहा है दोबारा सरकार आएगी तब हो जाएंगे। अरे बेचारे 5 साल बीत गए, वो बोले हम लोग तो पूरा सारा जूता घिस गया, बचा ही नहीं अब। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? हो रहे हैं कार्य।
हो रहे हैं। अब तो मैं आगरा आ गई हूँ, मैं खुद देख रही हूँ। मतलब अब मैं कार्यकर्ता भी अगर देखती बेबी हूँ। रानी जी की बात सुने तो अपने कागज पत्र सब लेके हाँ, इनके पास बुलाइए। पहुंचे। अरे बुलाइए ना किसी कार्यकर्ता को, मैं बात कर नहीं, लूंगी। मुझे लग रहा है ये हैं? अच्छा, जी। ये बताइए मुझे बेबी रानी जी कि इसके अलावा भी अखिलेश ने जो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, राजभर आपके पहले आपके साथ हुआ करते थे, संजय चौहान जनवादी पार्टी के उनके साथ हो गए, अब तो चाचा जी भी उनके साथ आ गए, है ना। उसके अलावा कृष्णा पटेल, अनुप्रिया की माता जी भी उनके साथ आ गई हैं। आपको लगता नहीं है कि ये जो छोटे छोटे गठबंधन हैं वो पूर्वांचल में, मध्य में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की वोट को प्रभावित करने का काम करेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत करेंगे, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि पूर्वांचल के मैंने भी दौरे बहुत किए हैं। जी। और मैं, आप मेरी बात को पता नहीं सही मान नहीं, हम तो सारी बात को आपकी सही मान रहे हैं। मैं जितनी भी सभाएं मैंने की, या जितने लोगों से मिली, या जो बसपा से भी टूट के आए हैं लोग, या कुछ सपा के भी मिले मेरे से, और भी अन्य दलों के छोटे छोटे लोग मिले, वो सब कह रहे हैं कि बहन जी आप पूर्वांचल के दौरे करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति तो मैं ये कहती हूँ, हमें लगता है वो हमारे साथ हैं, हो सकता है उन्हें लगता है वो उनके साथ हैं, लेकिन ये तो जब अब बीजेपी की सरकार बनेगी तब आपको पता चलेगा किसके साथ है। हाँ, नहीं, मैं ये तो बात सही है, किसी की मनोस्थिति का तो पता होता नहीं, वो तो जब बूथ पे जाएगा तभी पता चलेगा, और जब बैलेट खुलेगा यानी जब वोटों की गिनती होगी तभी पता चलेगा। अभी सिर्फ दावे हैं, आप ये कहना चाहती कि सिर्फ दावे दावे हैं? बिल्कुल दावे हैं। अब वो पिछली बार भी क्या कर पाए, बहन जी और अखिलेश जी एक साथ मिल गए तो भी सरकार 2019 में, जी जी। फिर तो इस बार भी क्या करेंगे? तो आपको लगता नहीं कि इस बार कुछ आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। हैं? हम राम मंदिर बना रहे हैं, हमने काशी विश्वनाथ को क्या बना दिया, और इतने काम मोदी जी ने किए हैं। वो क्या किए हैं? वो जनहित के ही तो किए हैं। वो अपनी महिलाओं के लिए किए हैं, बहनों के लिए किए हैं, बेटियों के लिए। जो अखिलेश कहते हैं कि जो 10-90 युवा हमने हैं शुरू हमारे, किया, आगरा एक्सप्रेस वे हमने बनवाया। नहीं, हम और- तो कहेंगे हमने बनवाया। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि भाई हमने भी विकास का काम किया, मेट्रो लाने का काम हमने किया, आप लोगों ने पैसा रोक लिया, भाजपा वालों ने। वो तो कहेंगे ही भाई, विरोधी कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शांत कर देंगे आप नहीं, उसे। मतलब आपने कहा ना बोलने कि भाई दीजिए ना, सारे के सारे, तभी तो पता चलेगा कि जो पार्टी, जो सत्ताधीन पार्टी, वो कुछ तो करती है ना, वो बोलेंगे, बोलने दीजिए। अच्छा, आप चल बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सरकार बना रहे हैं ना अपनी। वो अपनी बना रहे हैं, आप अपनी बना रही हैं। नहीं, 100%। अच्छा बेबी रानी जी, बताइए आपके परिवार में और कोई राजनीति में है या राजनीति में कोई आना चाहता है? कहाँ पर? आपके परिवार में? मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे परिवार में कोई आना चाहता है, लेकिन किसी को मन हुआ, किसी को रुचि हुई राजनीति में आने की, तो वो आए। हो सकता है डर के मारे आपसे न कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने मंच पे पूछ लिया। मेरी वजह से? हाँ, नहीं, आपके परिवार वाले बता डरते होंगे, मैंने नहीं यार, नहीं, सब मेरा सपोर्ट करते हैं। भाजपा वालों ने सभी, सब मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे जितने भाई हैं, वो भले ही, मेरे पिता तो पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन सारे भाई, परिवार के लोग, सब लोग मेरे साथ खड़े। उन्होंने कहा कि बहन कोई आगे बढ़ाना है, हम लोग को नहीं आना है। कोई आगे बढ़े तो मैं रोक पाऊंगी? नहीं, आजकल लोग रोक दे रहे हैं, बोले नहीं रुको भाई, हम ही आगे जाना। नहीं, सब मेरे साथ है। आपके साथ है? जी। चलिए हम अलग अलग से पूछेंगे तब पता जरूर चलेगा, वैसे नहीं बताना। पक्का, जरूर पूछिए, चाय पीने आइए या मेरे भाई के घर चले जाइए, पूछ के आइए। नहीं, बेबी रानी जी, इस समय सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो हो रही है काशी विश्वनाथ मंदिर की हो रही है। उसको लेके आपने देखा होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने उसका उस भव्य द्वार का उद्घाटन किया, तरह तरह से अलग अलग नेताओं के बयान आए। अखिलेश ने भी एक बयान दिया जिसको लेके वो बहुत ट्रोल हुए। आप काशी की तो बात कर ही रही हैं, अयोध्या की बात कर ही रही हैं, लेकिन अब मथुरा की बात आ गई है। मुझे ये बताइए कि मथुरा का जो मामला है, वो उसको लेके बहुत दिनों से आरोप प्रत्यारोप, कोर्ट में विवाद, ये सब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है मथुरा को लेके? देखिए, जैसे हमने काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया है, वही उसी तरीके से उसमें भी जो लीगल राय होगी वो ली जाएगी। वो तो ली जा रही है। हाँ, अगर उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है वहाँ पर, और उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए तो बनना चाहिए। तो मतलब आप लोग का अगला लक्ष्य मथुरा ही है? लक्ष्य कोई नहीं है। अभी आप ही कह रहे हैं कि लीगल राय ली जा रही है। लीगल भाई राय केशव लेने प्रसाद के मौर्य बाद जी ही ने, कुछ होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी का और बयान मैं अगर- देख रहा था। मैं अभी संजीव बालियान का परसों बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, वहां मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। जी, तो ईटा तो गिरवाना शुरू करिए, दिक्कत क्या है? देखिए, मंदिर का अगर वहाँ पर हमारी वो है, जन्म स्थली है, भगवान श्री
कृष्ण जी की, वो चाहेंगे तो बन ही जाएगा। ये सब मुझे लग रहा है सब भगवान के चाहने से हो रहा है सब। बिल्कुल, हाँ? ईश्वर के बगैर चाहे कुछ नहीं होता। हम ईश्वर नहीं है, हम इंसान हैं। हाँ। वो चाहते हैं तभी होता है। तो लग वो रहा है बिल्कुल लग रहा है अगर ईश्वर वो चाह रहे चाहेंगे हैं तो बिल्कुल चाह रहे होंगे तो बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तभी आप लोग के मन में भी आ रहा है। हमारे मन में अभी थोड़े आ रहा है। मैं यही मैं समझना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। नहीं नहीं, देखिए हम लोग मतलब साफ सुथरी और लीगल राय लेके जी। जनमानस की क्या मानसिकता है वो सब लेके तभी आगे बढ़ते हैं। अगर वहाँ के मथुरा के लोग चाहेंगे, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, तो बनेगा मंदिर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि काशी, अयोध्या और मथुरा, देखिए बनना ही भाई चाहिए। अगर बाबा भारत में विश्वनाथ हो गए, जी, उसके बाद भगवान राम हो गए, अब कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, 3 युग थे ना, तो तीनों युग के 3 मंदिर तो बनने ही चाहिए। 3 मंदिर बनने ही चाहिए। बिल्कुल, तो उसकी रूपरेखा मतलब लीगल राय लेके चीजें लेके वो हो तो रही हैं। सब वो तो ले ही जा रही होगी मेरे ख्याल से, और तभी बनना चाहिए। अच्छा, बेबी रानी मौर्य के मन में महिलाओं को लेके बहुत सारी बातें होती होंगी। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र चला रहा है, राज्य चला रहा है, आपको क्या लगता है कि और क्या एड ऑन होना चाहिए, खासतौर पे शिक्षा को लेके, खासतौर पे रोजगार को लेके, खासतौर पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके? आप बनारस गई थी, आपने एक बयान दे दिया, बड़ा चर्चित बयान हो गया था वो बयान को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैं तो आज भी यही अब आप कहूंगी। इस मंच पे बता दीजिए वो सही बयान क्या है। नहीं, सही बयान तो यही था उस दिन। उसमें कह दिया कि वो आपके बयान नहीं, का वो तो देखिए, आशय ये निकल गया कि 5 बजे के बाद थाने महिलाएं जाई ना, खबर हेडलाइन ये लग गई। ये वो लगा दो कुछ भी, ये तो आपके हाथ में होता नहीं नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा हमारे हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है नहीं, सब। नहीं, नहीं। हाँ। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला जी, जी। था। इतना बड़ा एक समुदाय बैठा था, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी बहनें बैठी थी जी। हमारी। केवल मेरा भाव कहने का इतना था कि हमारी कोई बहन थाने जाए तो अकेले नहीं जाए। रास्ते में कुछ भी घटना हो सके, भाई आजकल दुश्मनियां इतनी पाल लेते हैं लोग, इतने लोग मेरे से मिलने आते हैं, उन्हें कोर्ट तक नहीं जाने दिया जा रहा, उनको रास्ते में घेर लेते हैं, वो चाकू का निशान दिखा रहा। तो अगर हमारी कोई बेटी है, बहन है या उसकी माँ उसे लेके थाने जाएगी तभी रपट लिखी जाएगी ना, अकेली जाए तो रास्ते में क्या हो सकता है। मेरा कहने का भाव वो था, उसको दूसरी तरह से छाप दिया तो मैं क्या बोल सकती। आपका कहने का आशय है कि अगर महिलाएं या बच्चियां बिल्कुल। या बहनें जो है जी, शाम जी। के समय थाने जाएं या स्टेशन जाए तो परिवार के किसी सदस्य के बिल्कुल साथ जाए, साथ जाना चाहिए, उसमें साथ क्या जाना बात है? चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शिक्षा को लेके, जी, रोजगार ये को सब, लेके, हाँ जी, आपका आप मुझे बहुत ये बताइए कि जरा महत्वपूर्ण सवाल इस है। पे आपकी क्या सोच है, क्या सोचती है? देखिए, मैं भी उत्तराखंड में थी, जी वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बहुत जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। जी और हर महिला 10,000 से लेके 15,000 रुपए तक वहाँ कमा रही है पहाड़ पर रह के। जी। अगर हमारे जो स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश के भी इस तरह कार्य करने लगे तो हर महिला आत्मनिर्भर हो जाएगी। और वो आत्मनिर्भर हो जाएगी, उसके घर में थोड़ा पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को भी अभी ठीक मेरे से ख्याल से पढ़ाएगी। 21 तारीख को प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, होंगे। स्वयं सहायता जी, समूह जी, के लोगों को जी। लोन देने की बात हो रही है। बिल्कुल, हमें इसी को बेस मानना चाहिए। ये स्वयं सहायता समूह हमारे ये जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है शायद इसी को ध्यान में रख के जी, बनाया जी, गया है कि एक जी, समूह के लोग जो है कुछ काम बिल्कुल। करें। उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, वो भी जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ तो अच्छे कार्य करेंगे। जी तो जितनी भी तो- ये बेरोजगारी की समस्या है, इसका भी समाधान होगा और नए नए उद्योग खड़े होंगे। जितने भी हमारे शिल्प हैं वो उभर के आएंगे और दुनिया में उनका नाम होगा। तो आपका ये कहने का सोच मतलब है कि लीजिए। स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा जी, देना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा एक तो ये हो गया कि भाई उसके जरिए रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, सब कुछ है। लेकिन अब क्या है बेबी रानी जी, देखिए लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, सब कुछ आपके मोबाइल में उपलब्ध है, जी, जी, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई है। तो जो रूरल एरिया है अभी तो जैसे 5G 4G है, अब 5G की बात हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर अलग अलग जगहों पे बिछाए जा रहे हैं और क्रांति को लाने की बात हो रही है। लेकिन अभी जो युवा है वो बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, भागना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़के हों। मुझे लगता है कि उनके लिए एज ए विमेन आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी सलाह है जो उनकी जिंदगी को पंख लगा दे? देखिए, पंख तो पढ़ के ही लगते हैं। वो अच्छी शिक्षा लेगा और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब तक हम नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे, आईटी के अच्छे कोर्स नहीं करेंगे
तब तक हम पंख लगा के नहीं उड़ सकते हैं। और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे हर बच्चे को, हर नौजवान को मन लगा के पढ़ना चाहिए। वो जिस उसका जो लक्ष्य हो, वो जिस ओर बढ़ना चाहता हो, वो उस ओर बढ़े। और अपने जो भी कार्यक्रम है उसका, कोई बिजनेस करना चाहता होगा, कोई नौकरी अच्छी करना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई डॉक्टर, वो अपने उस गोल को बनाए रखे। और अगर वो उस अपने गोल को या लक्ष्य को बनाए रखेगा तो वो 100% वहां तक पहुंचेगा। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही विवेकानंद जी, हूँ। और वही एक पंख लगाने की हमारे मैं एक राज की बात पूछना चाहता हूँ। जब आप गवर्नर थी, एकाएक आपको दिल्ली बुलाया गया, क्या बात बताई गई कि आप उत्तर प्रदेश आ जाओ? राज वाली बात बताइएगा, वो वाली बात नहीं, वो तो सबको पता है। देखिए, मैं आपको सही बता हाँ, नहीं, सही हम जानना चाह रहे हैं। जी। जब कोविड हुआ जी, मैं उत्तराखंड में थी, वहां तो मैं सेवा भाव से कार्य कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उत्तर प्रदेश में कार्य करना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये एक रहता था भाव कि मैं उत्तर प्रदेश में भी कुछ कार्य करूं। ऐसा मैंने सोचा था। नहीं तो और क्या हमने आपने कार्य प्रस्ताव भी दिया किया। था कि मैं उत्तर प्रदेश आना चाहती हूँ? प्रस्ताव क्या है, ये तो सेवा का कार्य था। नहीं, वही सेवा का कार्य करने जी, का आपका जी, मन था। बिल्कुल। मैं उन लोगों के लिए कार्य करना चाहती थी जो वाकई आज भी नई मुख्य मतलब धारा से और जुड़ कोई पा बात रहे हैं। नहीं है? नहीं, पक्का? ऐसा कोई नहीं। नहीं, हमें तो कुछ और पता पक्का। है। नहीं, मुझे अब तो कुछ आपको और पता है। नहीं, आप पत्रकार हैं तो हाँ, आपको हमारा तो कुछ काम और ही है पता- यही। हमको कुछ नहीं कहा गया, हमसे तो यही कहा है कि रानी जी सेवा करो अपने समाज की और समाज में जाओ। मुझे आज भी नहीं पता, आप भी कुछ नहीं, बताएंगे उतर के तो बता। सब सुन ले। नहीं, अब ज्यादा लोग सुन लेंगे तो फिर वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये सब तो राज की नहीं, बात है, तो धीरे से काम ही बतानी नहीं, पड़ेगी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरे मन में है, ना पार्टी के मन में है अभी कुछ। अभी हमें 2022 का चुनाव जीतना है, केवल उसके लिए मुझे बुलाया गया है। मैं कार्य कर रही हूँ पार्टी के लिए। अभी आगे आपके क्या क्या कार्यक्रम है आने वाले दिनों में? विवेकानंद जी अभी क्या क्या करने जा रही हैं? मेरे अभी कार्यक्रम लग गए हैं। मैं 25 के बाद अटल जी के जन्मदिन हो जाए उसके बाद मैं एक हफ्ते के जी। लिए पश्चिम के और पूर्वांचल के और दौरे अपने करेंगी। दौरे करूंगी मैं। और पार्टी के लिए जनादेश खड़ा करूंगी जिससे पार्टी चुनाव जीती। मतलब मायावती, चंद्रशेखर, ये सब ये लोग एक किनारे हैं, मतलब कोई उनका कोई ये तो आप ज्यादा अच्छा बता सकती है। नहीं। बेबी रानी मौर्य जी दौरे कर रही तो मैं तो अपनी पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। तो हम लोग इस बार लक्ष्य मान के चलें कि अब की बार बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल। 300 पार हो जाएगी। देखिए, 300 पार तो आप कह रहे हैं, 300 तक भी रह सकते हैं, 350 तक भी जा सकते हैं, 250 भी रह सकते, लेकिन सरकार पार्टी बीजेपी बना रही है, ये पक्का है। चलिए बेबी ये रानी, मैं अपने जितने दौरों के आकलन पे आपसे कह रही हूँ। चलिए हम उम्मीद करेंगे बेबी रानी जी कि आप ने जो मेहनत की है, जमीन पे जो काम किया है, अपने लोगों में जो सेवाएं दी हैं, हम उम्मीद करेंगे कि उसका फल जनता आपको देगी। आपने इंडियन न्यूज के मंच को, फतेहपुर सीकरी के मंच को इतना अपना अमूल्य समय दिया। जी, जी, इस मंच पे आप आई, आपको बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमान के लिए, जिस बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए। क्योंकि राजनीति का स्तर है जो अमूमन बदलता रहता है, लेकिन किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति और उस रफ्तार पर विपक्ष ब्रेक न लगाए, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति, उस पर बातचीत विस्तार से की। मैं चाहूंगी कि